देवरानी ले गई देवर को घर जमाई बनाकर। अरे यार, ये मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी? पूरा कमरा ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। भाभी को पता होगा। आशु अब सीधा किचन में आता है। भाभी, आपने मेरी वो ब्लैक वाली घड़ी देखी है क्या? कल पहनी तो थी तुमने, रूम में ही रखी होगी। भाभी, पूरे कमरे में देख लिया, नहीं है। आप प्लीज ढूंढ दो ना। मैं अभी खाना बना रही हूँ, तुम ढूंढ लो ना। भाभी, मैंने ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। प्लीज आप ढूंढ दो, 2 मिनट लगेंगे। और अगर मुझे वो सामने ही रखी मिली ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। सुमन अपने देवर आशु के कमरे में आती है और देखती है कि सामने ड्रेसिंग टेबल पर घड़ी रखी हुई है। ये क्या है आशु, सामने रखी है? तुम भी बिल्कुल अपने भैया बनते जा रहे हो, सामने रखी चीज भी नहीं दिखती। भाभी, मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। सुमन वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे सुमन बहू, ये क्या बनाया है तुमने नाश्ते में? मैंने कहा था ना आज मुझे आलू का पराठा खाना है। भूल गए कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपको इस तरह की चीज नहीं खानी, इसीलिए मैंने आपके लिए हेल्दी और ओट्स चीला बनाया है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी तो मैटर करती है। बहू, इनका छोड़, तूने मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई। मैंने कोई अदरक वाली चाय नहीं बनाई है, बल्कि आपके लिए सब्जियों का जूस बनाया है। आप दोनों दिन पर दिन जितने बूढ़े होते जा रहे हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं। बहू, गिनती के 2-4 दिन बचे हैं। जब कल को भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो फिर कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। माँ जी, कितनी बार कहा है ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करिए। चलिए अभी आप लोग ये नाश्ता कर लीजिए, रात के खाने में मैं आप दोनों का मनपसंद कुछ बनाऊंगी। सुमन इतना बोल ही रही होती है कि तभी सुमन का पति केतन जॉगिंग से घर लौटता है। सुमन, मेरा लंच तैयार हो गया ना? आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है ऑफिस। और मेरे कपड़े प्रेस हो गए? आपका लंच नाश्ता सब बन गया है और कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए हैं। आप जाकर नहा लीजिए, सब तैयार है। सभी को नाश्ता देकर सुमन अपने पति और देवर को भेज देती है, जिसके बाद अब सुमन घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े का काम खत्म करके बाहर राशन और सब्जियां लेने जाती है। बहन जी, टोटल आपके 80 रुपए हुए। किस बात के 80 रुपए हो गए? 20 रुपए की भिंडी ली है, 30 के गाजर और 5 रुपए का धनिया, टोटल 55 रुपए हुए। अरे रोज का काम है ये मेरा, मुझे लूटने की कोशिश मत करना। ये पकड़ो अपने 55 रुपए। सब्जी वाले से अच्छे से मोल भाव करके सुमन सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे पड़ोस में रहने वाली आशा मिलती है। अरे सुमन, तुम पड़ोस में रहकर भी कभी कभार दिखती हो, और ये क्या राशन और सब्जी तुम लेकर आ रही हो? अरे भाई साहब को बोल देती, घर के काम से थकती नहीं हो क्या तुम? क्या करूं आशा, बहू हूँ, घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं, और अपने परिवार के लिए करने में किस बात का दुख। वो तो है, जब से शादी करके आई हूँ तब से देख रही हूँ अकेले पूरा घर संभालती हूँ। वैसे सुना है कि अब तो तुम्हारे देवर की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो क्यों ना तुम अपनी देवरानी ले आओ, इससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। घर में चल तो रही है देवर जी की शादी की बात, अब देखते हैं अगर देवरानी आ जाएगी तो मेरी सच में थोड़ी मदद हो जाएगी। सुमन एक जिम्मेदार बहू थी जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाती और सभी का काफी अच्छे से ध्यान रखती। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आशु, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? 8 बजे हमें सत्संग के लिए निकलना है। भाभी, मेरा दोस्त है ना कार्तिक, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वहीं अस्पताल जा रहा हूँ। मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगा, आप माँ को समझा देना। हे भगवान, कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? एक काम करो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं माँ जी को समझा दूंगी। आशु हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है तो वहीं सुमन अपने सास ससुर और पति के साथ अकेले ही सत्संग के लिए चली जाती है। तकरीबन दोपहर के 3 बजे सुमन जब ससुराल वालों के साथ सत्संग से लौट रही होती है कि तभी बीच रास्ते में उसे आशु अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में मस्ती करता हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो आशु है, लेकिन ये तो हॉस्पिटल गया था। सुमन इस बारे में अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं कहती और शाम को आशु जब घर लौटता है तो कैसा रहा दोस्तों के साथ घूमना फिरना? कहाँ घूमना फिरना? अरे भाभी, मैं तो पूरा दिन हॉस्पिटल में था। आशु, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पार्क में देखा था। हॉस्पिटल का बहाना करके तुम दोस्तों के साथ घूमने गए थे? सॉरी भाभी, मैं सत्संग में जाना नहीं चाहता था, वहाँ बहुत बोर होता हूँ। आप प्लीज ना पापा को मत बोलना, वरना वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देखा, अगर कोई और देख लेता तो पता है ना घर में कितना हंगामा होता। वो तो है भाभी, लेकिन आप हो ना हमेशा मुझे बचाने के लिए। सुमन का अपने देवर आशु के साथ शुरू से ही काफी अच्छा बॉन्ड रहा था। ऐसी समय गुजरता है और एक रात मैंने मोटर बंद करी भी थी या नहीं, एक बार देखकर आती हूँ। सुमन जैसी हॉल में आती है तो देखती है कि उसका देवर घर की डुप्लीकेट चाबी से छुपकर घर में आ रहा है। ये देखकर सुमन, तुम इस वक्त घर आ रहे हो और ये क्या तुम्हारे पास में ये बियर की स्मेल क्यों आ रही है? तुमने बियर पी है? देखो झूठ मत बोलना मेरे से। भाभी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने बियर पी है, मैं परेशान था
मेरी एक गर्लफ्रेंड है अंजलि नाम की, और वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं इस बात को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, और आज इसी की वजह से उससे मेरा काफी झगड़ा हो गया। गर्लफ्रेंड बनाई है तो शादी क्यों नहीं करोगे? और रही माँ पापा की बात तो मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। लेकिन भाभी वो लव मैरिज के लिए मानेंगे क्या? लड़की अच्छी हो तो जरूर मानेंगे, और खबरदार अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी गलत चीजों को हाथ तक लगाया तो। अगले दिन सुमन इस बारे में अपने सास ससुर और पति से बात करती है, और सुमन के समझाने पर वो सब अंजलि से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं, और अगले हफ्ते ही पूरा परिवार अंजलि और उसके घर वालों से मिलने के लिए आता है। अरे भाई, जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। भाई साहब, आप हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं एक मामूली से स्कूल में टीचर की नौकरी करता था। पेंशन भी उतनी नहीं आती कि जिससे मैं आपको ट्रक भर कर दहेज दे सकूं। अरे भाई साहब, तो दहेज के लिए हमने बोला थोड़े ना है। आप तो 2 जोड़े में बेटी दे देंगे तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। अपने देवर का रिश्ता पक्का हो जाने पर सुमन काफी ज्यादा खुश थी, और आज शादी से कुछ दिन पहले सुमन अपनी सास सरस्वती, अंजलि और उसके मां ममता के साथ शॉपिंग के लिए आई होती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, मैं यही लूंगी। ये पूरे 1 लाख का लहंगा है, तुम ये 50,000 रुपए वाला देखो ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे तो हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क है। अरे बेटा, रहने दे, क्यों इतना महंगा लहंगा देख रही है? अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं तुझे 1 लाख का नहीं बल्कि 2 लाख का लहंगा दिला देती। कोई बात नहीं, मन उदास मत कर, यही ले ले। ममता की ऐसी बातें सुनकर सुमन और सरस्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो लोग आउट ऑफ बजट जाकर अंजलि को 1 लाख रुपए का लहंगा दिला देते हैं। समय गुजरता है और अंजलि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, और आज अंजलि की शादी को पूरे 2 हफ्ते हो गए थे। अंजलि अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी सुमन उसके कमरे में आती है। अब तो तुम्हारी शादी की सारी रस्में भी खत्म हो गई हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज से हम लोग घर के सारे काम आधे आधे बांट लेते हैं। फिलहाल तुम खाना बना लो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। क्या भाभी, आज से? लेकिन अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अरे तुमने तो फिर भी 2 हफ्ते आराम कर लिया, मैं तो चौथे दिन ही काम करने लग गई थी। और फिक्र मत करो, मैं तुम पर एकदम से घर का प्रेशर नहीं डालूंगी। इतना कहकर सुमन कपड़े धोने के लिए चली जाती है, तो वहीं अंजलि मुंह बनाकर किचन में आती है और सब्जी चढ़ाकर वापस कमरे में आकर फोन चलाने लग जाती है। इस बीच गैस पर रखी सब्जी पूरी तरह से जल जाती है और पूरी रसोई में धुआं धुआं होने लगता है। जब रसोई की खिड़की से धुआं निकल रहा होता है, तभी छत पर खड़ी आशा कपड़े सुखा रही सुमन को देखकर, ये देखो तुम्हारे किचन की खिड़की से धुआं निकल रहा है, कुछ जल तो नहीं गया? सुमन भागी भागी नीचे रसोई में आती है और देखती है कि सारी सब्जी जल चुकी है। सुमन जल्दी से गैस बंद करती है और गैस फैन चालू कर देती है, और जब वो कमरे में आती है तो देखती है कि अंजलि आराम से फोन चला रही है। अगर खाना नहीं बनाना था तो बोल देती, पता है गैस पर रखी हुई सारी सब्जी जल गई, किचन में धुआं धुआं हो गया था। अगर मैं थोड़ी और लेट होती तो आग लग सकती थी। भाभी, वो मैं भूल गई थी। इस तरह घर गृहस्थी नहीं चल सकती, प्लीज अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ। सुमन अंजलि को उसके भले के लिए समझा रही होती है, लेकिन अंजलि मुंह बनाकर बैठ जाती है और शाम को अपने पति से भर भर कर अपनी जेठानी की चुगली करती है। अरे कोई बात नहीं अंजलि, होता है, देवरानी जेठानी के बीच में तो अनबन होती रहती है। इस बारे में आशु अपनी भाभी से कुछ बात नहीं कहता। वहीं सुमन जब जब अंजलि को कोई भी काम देती तो उस काम को या तो आधा छोड़ देती या तो बिगाड़ देती। इस लड़की से तो कुछ काम नहीं होता है। उस दिन रोटी बनाने के लिए बोली तो सारी रोटी जला दी, झाड़ू लगाने के लिए कहा तो आधा कचरा तो घर में ही था, और आज सिर्फ इतना कहा कि मोटर टाइम से बंद कर देना। लेकिन देखो आराम से सो रही है और पूरी छत पर पानी भर गया है। इसी तरह समय गुजरता है और आज अंजलि अपने ससुराल में अपने कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेती है, जहां वो सभी रूम में सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर सरस्वती, सुमन बहू, अंजलि बहू को समझा दे, आवाज थोड़ी कम करे। तेरे ससुर जी हैं, बीपी के पेशेंट हैं और मेरे सर में भी काफी दर्द हो रहा है। सुमन अब जब अंजलि के कमरे में आती है तो देखती है कि उसके सभी दोस्त सॉफ्ट ड्रिंक करते हुए पार्टी कर रहे हैं। ये देखकर सुमन म्यूजिक ऑफ कर देती है। तभी अंजलि की एक सहेली, ये म्यूजिक क्यों बंद किया? म्यूजिक के बिना पार्टी की कोई वाइब नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये घर है, कोई क्लब नहीं। गाने की तेज आवाज से पापा जी को प्रॉब्लम हो रही है। म्यूजिक के बिना तो पार्टी होती ही नहीं है, और जब जेठ जी के दोस्त घर पर आते हैं तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो घर पर आते हैं तो शांति से बैठकर बातें करते हैं, ना कि इतना हल्ला गुल्ला। बंद करो ये सब। और तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं? तूने हमें घर बुलाकर बेइज्जती करके सही नहीं किया। अब हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। अंजलि आशु को भड़काते हुए अपनी जेठानी के खिलाफ कान भर देती है। भाभी क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? पता है अंजलि को कितना शर्मिंदा होना पड़ा।
मैंने कोई गलती नहीं करी है। माँ जी और पापा जी परेशान हो रहे थे म्यूजिक की आवाज से। आशु बेटा, सुमन बहू सही कह रही है। आप तो अपनी बड़ी बहू की साइड होगी ना। जब से अंजलि इस घर में आई है तब से आप लोगों ने उसे परेशान करके रख दिया है। वो लव मैरिज करके आई है ना, इसलिए सब पता है मुझे। दिन पर दिन आशु के कान भरकर अंजलि उसे उसके घर वालों के खिलाफ भड़का रही थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि के तो सोशल मीडिया पर काफी सारे मेल फ्रेंड्स हैं और ये तो दिखने में भी सही नहीं लग रहे। ऐसे लोगों से अंजलि ने दोस्ती क्यों कर रखी है? सुमन को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती। ऐसे ही एक दिन अंजलि, बहुत ज्यादा गर्म पानी में थोड़ी दवाई तो डालकर ले आना, पता नहीं बेचैनी सी हो रही है। गर्म पानी करके अंजलि आधे से ज्यादा दवाई पानी में डाल देती है। लिमिट से ज्यादा दवाई पीने की वजह से सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और सभी सुरेश को लेकर अस्पताल जाते हैं। और ये जब सारी बात सुमन को पता चलती है तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज तुम्हारी वजह से पापा जी की जान पर बनाई थी। अंजलि आशु को अब इस कड़े अपने परिवार के खिलाफ भड़का चुकी थी कि अब वो अंजलि के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंजलि इस तरह से बात करने की? जुबान संभाल के बात करो, ये तुम्हारी भाभी है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि कितनी दवाई डालनी है। बस आशु, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए हम मेरे मायके चलते हैं, वहीं रहेंगे। बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपने पति को अब घर जमाई बनाएगी तू? तो क्या बुराई है घर जमाई बनने में? वैसे भी वहाँ काम से सुकून तो रहेगा, यहाँ की तरह चिक चिक तो नहीं होगी। घर जमाई बनकर जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे तुझे, समझा? हाँ देवर जी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। आपको पता नहीं घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे पति को भड़काना बंद करिए। आपके घर नहीं होती होगी घर जमाई की इज्जत, लेकिन हमारे यहाँ बहुत होती है। अंजलि अब सारा सामान पैक करती है और आशु को लेकर सीधा अपने मायके आ जाती है। ये तो आपने काफी अच्छा किया। घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है, भी आपका अपना ही घर है। और नहीं तो क्या। अपने दामाद और बेटी को समझाने के बजाय संजय और ममता उल्टा अंजलि का ही साथ देते हैं। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अंजलि, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? अरे वो ही करती रहेगी, ये बताएगी भी। अब दामाद जी हमारे ही घर के सदस्य हैं, मैं बता देती हूँ। दामाद जी, कल ही घर का सारा राशन खत्म हो गया और हमारे पास इस वक्त राशन लेने के पैसे नहीं है, इसीलिए नाश्ता नहीं बना। तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ले आता राशन। नहीं नहीं दामाद जी, अच्छा नहीं लगता। घर जमाई को ये सब करे शोभा नहीं देता। अरे, एक तरफ आप मुझे इस घर का सदस्य बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मदद भी नहीं करने दे रहे हैं। आप लोग बस लिस्ट बना दीजिए, मैं राशन ले आऊंगा। ममता अपने घर जमाई को एक लंबी सी राशन की लिस्ट तैयार करके देती है, जिसे लेकर अंजलि अब आशु के साथ एक बड़े से मॉल में जाती है। अरे, इसमें तो काफी सारा सामान ऐसा लिखा है जिसके घर में जरूरत भी नहीं है, और ऊपर से तुम मुझे यहाँ मॉल में लेकर आ गई हो। किराने की दुकान से लेते तो ज्यादा फायदा रहता। अरे, वहाँ पर मिलावटी सामान मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं। घर का राशन लाने में ही आशु के काफी सारे पैसे लग जाते हैं। इसके बाद अब आशु और अंजलि सामान लेकर घर आते हैं, तो वहीं आशु के एक भी कॉल न आने पर आज सुमन उसे कॉल करती है, जिसे अंजलि उठा लेती है। कब तक इस तरह घर जमाई बनकर वहीं रहोगे? वापस आ जाओ, घर में सब काफी परेशान हैं। आपको अभी भी चैन नहीं है ना? मैं आशु नहीं अंजलि बात कर रही हूँ। क्यों मेरा घर उजाड़ने में लगी है? हम नहीं आएंगे वापस, समझी? और दोबारा कॉल मत कर देना। अंजलि कॉल कट कर देती है। अब बेचारी सुमन कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऑफिस से जब आशु घर लौटता है तो देखता है कि घर की लाइट गई हुई है। ओह, रात के 8 बज रहे हैं और आप लोगों ने पूरे घर की लाइट बंद कर रखी है, क्यों? लाइट आएगी तभी तो जलाएंगे ना। पापा ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। पेंशन के जो भी पैसे आते हैं वो सब कर्जदारों को चुकाने के लिए चले जाते हैं। मेरी शादी में पापा ने कितने लोगों से कर्ज लिया था। अरे, तो मैं भर देता हूँ ना। कितने भरने हैं? जमाई जी, कम से कम 18 से 20 हजार की बिजली का बिल है। अरे, क्या कहा? इतना ज्यादा? हमारे तो 6 महीने का बिजली का बिल भी इतना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं कल जाकर भर आता हूँ। आप क्यों खामखा अपने ऑफिस का काम छोड़ेंगे? आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं भर आती हूँ। दरअसल अंजलि को उसके घर वालों ने आशु से झूठ बोला था। आशु से बिजली बिल लेने के पैसे लेने के बाद अंजलि अपने लिए काफी महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट लेती है, और आज छुट्टी के दिन सभी आशु को लेकर मॉल जाते हैं, जहां ममता एक 10,000 रुपए वाली महंगी साड़ी पसंद करती है। मम्मी जी, ये साड़ी कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं हो जाएगी? मेरा मतलब, इस उम्र में इतनी हैवी साड़ी को कैरी करना मुश्किल होगा। मेरी मम्मी तो आराम से कर लेंगी। क्यों मम्मी? और मुझे भी ऐसी ही साड़ी चाहिए। हम दोनों माँ बेटी ट्यूनिंग करेंगे। आशु जब से घर जमाई बनकर अपने ससुराल आया था, तब से हर दिन उसकी जेब ढीली होती जा रही थी।
और आज तो अंजलि अपने माँ बाप को एक बहुत बड़े होटल में लंच कराने ले जाती है। अंजलि, इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी? हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते थे, टेस्ट तो सेम ही होता है। अगर तुम मेरे माँ बाप को खाना खिलाना नहीं चाहती तो बोल दो, इस तरह बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को समझने की बजाय अंजलि उल्टा उसे ही ताने देने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ आशु के घर वालों में गले से निवाला तक नहीं उतर रहा था। मम्मी जी, पापा जी, कम से कम आप लोग तो खाना खा लीजिए, आपको दवाई खानी है। जब घर का बेटा ही नहीं है तो भला जी कर क्या फायदा। पता नहीं मेरा बेटा वहाँ कैसे रह रहा होगा। अरे घर जमाई बनकर भी रहना कोई इज्जत का काम होता है क्या? मैं तो परेशान हो चुका हूँ। हमारा आशु ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब उस अंजलि की वजह से हुआ है। उसने ही उसके कान भरे हैं। घर के हालातों को देखकर सुमन कई बार आशु को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि के कहने पर आशु एक बार भी सुमन का कॉल नहीं उठाता। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशु जिस कंपनी में जॉब करता था वो कंपनी लॉस में जाने के कारण अचानक बंद हो जाती है। और जब आशु जॉबलेस होकर अपने ससुराल में बैठा होता है तो हफ्ता भर हो गया है इन कंपनियों में अप्लाई करे हुए, लेकिन कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या करूं? जॉब न मिलने की वजह से आशु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी ममता आशु के पास आती है। जमाई जी, आप काम कर रहे हैं? वो मुझे परसों शादी में जाना था तो शगुन के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे। अब खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, मैं दे देता, लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है और अभी कहीं नौकरी मिल नहीं रही। अब जब तक कहीं काम नहीं मिल जाता तो थोड़े बहुत पैसे तो अपने पास होने चाहिए। हाँ हाँ दामाद जी, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। अब मैं देख लूंगी कुछ। इतना कहकर ममता मुंह बनाकर बाहर आती है और अपने पति से, एक तो घर जमाई बनकर बैठ गया, ऊपर से जरा पैसे क्या मांगे, साफ साफ मना कर दिया। सोचा था घर जमाई होगा तो थोड़ा बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन ये तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर आशु को काफी दुख होता है। तो वहीं अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। आशु जैसे ही अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अंजलि कॉल पर अपने एक मेल फ्रेंड से बात कर रही है। ये देखकर आशु, ये सब क्या है? तुम ये किन लड़कों से बात कर रही हो? कोई अनजान नहीं है, सब मेरे दोस्त ही हैं। अब मैं क्या अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकती? तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दिया और तुम इन आवारा लड़कों से बात कर रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। तुम्हें शक है ना मुझ पर तो करते रहो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि के पैसे मांगने पर जब आशु उसे पैसे नहीं देता तो अंजलि अब अपने मेल फ्रेंड से बात करके पैसे लेने लगती है और अपनी जरूरत को पूरा करती है। जिस घर जमाई को अंजलि के मायके वाले पहले अपने सिर आंखों पर बिठाए हुए थे, अब उसके पास पैसे न होने की वजह से उसके साथ नौकरों की जैसा बर्ताव करते हैं और घर का सारा सामान उसे मंगवाते हैं, जिसे देखकर कुछ पड़ोसन की औरतें, 1 महीना होने को आ गया, कैसे बेशर्मों की तरह घर जमाई बनकर पड़ा। अरे ऐसे शर्म नहीं आती क्या? यह तो कुछ काम धंधा भी नहीं करता, अपने ससुराल वालों की कमाई खा रहा, कितना बेशर्म है। पहले घर और बाहर वालों की ऐसी बातें सुनकर आशु काफी ज्यादा दुखी होता है। और आज हफ्ते भर बाद आशु एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में सुमन आशु को देख लेती है। ये तो आशु है ना, लेकिन ये बस स्टैंड की तरफ क्यों जा रहा है? इससे पहले सुमन आशु से मिल पाती कि तभी बस आती है और आशु उसमें बैठकर चला जाता है। कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बावजूद भी आशु की कोई नौकरी नहीं लग पा रही थी, जिसके ताने अब उसे अक्सर सास ससुर से सुनने को मिलते। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई संजय भाई साहब, आप भी कमाल के शायर हैं। और अपने कॉलेज के समय में लोग मुझे मिर्जा गालिब बुलाते थे। संजय के सभी दोस्त घर आए होते हैं। तभी बाहर से आशु आता है, जिसे देखकर संजय, यह है मेरे घर जमाई, महीने भर से हमारे यहाँ ही रह रहा है। बेचारे की नौकरी तो छूट गई, हमारा ही खाता है, अब क्या करे, इतना तो करना ही है। संजय की ऐसी बातें सुनकर आशु की आंखें भर आती हैं और अब वो कमरे में आकर रोने लगता है, जिसे देखकर अंजलि, अगर नौकरी करते ना तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, अब रो क्या रहे हो? जिस लड़की के लिए आशु ने इतना सब कुछ किया, उसी के मुंह से आज ऐसी बातें सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वहीं आशु के जले जाने के बाद अब आए दिन घर में काफी लड़ाई होती और आज तो सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, आते ही होंगे वो। इंसान दवाई भी कब तक खाएगा? जब तक वो दिल से खुश नहीं रहेगा वो ठीक कैसे होगा? मैं आशु को कभी माफ नहीं करूंगा। इस बीच सुमन काफी कोशिश करती है कि दोबारा से सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। तो वहीं दिन पर दिन आशु की इज्जत उसके ससुराल में गिरती जा रही थी। तुम जानती तो हो कि मैं कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं खाता, मेरे लिए कुछ और बना देती। एक तो घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, ऊपर से इसकी फरमाइश तो देखो।
अगर इतना ही अच्छा खाने का शौक है तो पैसे क्यों नहीं कमाते? कमाओ फिर, देखो रोज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बनाती हूँ। ऐसे ताने सुनकर अब आशु के गले से निवाला नहीं उतर पाता और वो खाना छोड़कर वापस कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब कुछ समय गुजर जाता है और अब आशु के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, जिसके चलते अब अंजलि अपने मेल फ्रेंड से बातें करके उनसे पैसे लेती है। और जब भी आशु को पता चलता है तो मेरी नौकरी क्या छूटी, तुम तो उन लड़कों से पैसे भी लेने लग गई हो। तो क्या करूं? अगर तुम नौकरी करते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अरे घर जमाई बनकर रहने का मतलब ये थोड़े ना है कि बिल्कुल मुफ्त की रोटियां तोड़ो। अब क्या करेगी मेरी बेटी भी? अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो चले जाओ वापस अपने घर, हम पाल लेंगे अपनी बेटी को। आशु जानता था कि अब उसके घर में भी उसकी कोई जगह नहीं होगी, जिसके चलते अब वो काफी दुखी होता है। तभी अचानक वहां सुमन आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये आपका नहीं, मेरा घर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा और मेरे पति का घर उजाड़ने के लिए आई हैं क्या? चली जाइए यहाँ से। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे जिसने खुद ही अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया हो तो कोई और उसका घर क्या ही उजाड़ेगा। आशु, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी ही नहीं बल्कि माँ समान भी हूँ। मैंने हमेशा एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखा है और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ कुछ बुरा हो। इतना कहकर सुमन अपना फोन खोलती है और उसके अंदर खिंची हुई अंजलि की तस्वीर दिखाती है, जिसमें वो कई सारे लड़कों के साथ घूम फिर रही है। ये देखकर आशु के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं तो अब तक यही समझता था कि तुम सिर्फ लड़कों से बात करती हो, लेकिन तुम्हारा तो अफेयर भी चल रहा है। अंजलि, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? कमी तुम्हारे प्यार में नहीं बल्कि पैसों में रह गई थी। तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे थे तो मैं क्या करती? तुम पति हो इसकी जरूरत की हर चीज को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन जब तुम ही अपने फर्ज से पीछे हट गए तो क्या करती मेरी बेटी? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप जैसी माँ होती है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है। आशु, अब तुम इस लड़की के साथ मत रहो, अभी भी वक्त है, वरना आगे जाकर तुम और पछताओगे। हाँ, तो मेरी बेटी भी तुम्हारे देवर के साथ रहने के लिए मरी नहीं जा रही है। हम कुछ सामने से तलाक देंगे और एलुमनी में कम से कम 50 लाख रुपए मांगेंगे। अरे किस बात के 50 लाख रुपए? आप लोगों ने तो महिलाओं के लिए बनाई हुई इस मदद की चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एलुमनी लड़की की जरूरत के हिसाब से दी जाती है, ना कि उसकी मांग के हिसाब से। और आपकी बेटी ने मेरे देवर को धोखा दिया है तो इसे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। भाभी, आप तो सीरियस हो गई। अरे लड़ाई किन पति पत्नी में नहीं होती। आप चाहती है ना हम वापस आ जाए तो हम अभी आ जाते हैं। एक गिरगिट को भी रंग बदलने में कुछ समय लगता है, लेकिन तुम तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती हो। अपनी पत्नी की सारी सच्चाई सामने आ जाने पर अब आशु खुद ही उसके साथ रहना नहीं चाहता, जिसके बाद अब आशु अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी भाभी के साथ वापस घर आ जाता है और नजरें झुकाई अपने माता पिता और भाई के सामने खड़ा होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आप लोगों से किस मुंह से माफी मांगू। माँ, पापा, भैया, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अंजलि की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आशु, तुमने उससे सच्चा प्यार किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन अब सब ठीक है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हाँ बेटा, मैं और तेरे पापा तुझसे तो कभी नाराज थे ही नहीं। हम जानते थे कि उसने तुझे अपनी बातों में फंसाया था, वरना हमारा बेटा तो ऐसा था ही नहीं। मैं कहती थी ना कि माँ जी, पापा जी और केतन तुम्हें माफ कर देंगे। मैं जानती हूँ आशु, इन चीजों से निकलने के लिए तुम्हें काफी समय लगेगा, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं और इन चीजों से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। सबके साथ की वजह से आशु अपने आप को संभाल पाता है। तो वहीं अंजलि के माता पिता कोर्ट में केस कर देते हैं, लेकिन सुमन के पास हुए सबूत की वजह से वो लोग केस हार जाते हैं। तो वहीं अब अंजलि की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है और बदनाम की डर से वो लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आशु अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है।